हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सफर पर चलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफाइल और बेस यदि हम बात करें तो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों में सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। दोनों के पास लोन पेयर होती है, दोनों न्यूट्रल भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो बेस होता है वो प्रोटॉन पर अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पर। जनरली न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बन एटम पर। तो बेस प्रोटॉन पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम पर अटैक करता है। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी आखिर है क्या? तो बेसिसिटी है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी। कोई भी एटम कितना इजीली अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर किसी कंपाउंड में प्रोटॉन को डोनेट करता है, वो उसकी बेसिसिटी है। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो ये एक एटम या स्पीशीज की टेंडेंसी है कि कितना रेडिली वो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम को डोनेट करता है। तो बेसिसिटी में स्पीशीज या एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किसको कर रहा है? प्रोटॉन को। और न्यूक्लियोफिलिसिटी में स्पीशीज या एटम जो भी है वो अपनी लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा है? दूसरे एटम को। बेसिसिटी का जो रिलेशन है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट से, क्योंकि बेस जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो बनने वाला एसिड वीक होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे एसिड बेस इक्विलिब्रियम की। एसिड बेस इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको बोला जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो बेसिसिटी का रिलेशन है डिसोसिएशन कांस्टेंट से, यानी Ka से। इस कारण ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल का रिलेशन है कोई एटम कितना इजीली किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। कितना इजीली कर रहा है, कितना रेडीली कर रहा है, मतलब यहां रेट की बात हो रही है। रेट की बात हो रही है मतलब इसका रिलेशन रेट कांस्टेंट से है, मतलब इसका रिलेशन K से। तो ये काइनेटिक प्रॉपर्टी है। तो बेसिसिटी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक प्रॉपर्टी। इतना समझ में आया सभी को? अब देखिए तीन ऐसे पॉइंट हैं जहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ये दोनों सिमिलर होते हैं, ये दोनों पैरेलल होते हैं, कंपैरेबल होते हैं। इनमें ये सिमिलरिटी ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दो पॉइंट हम बता रहे हैं जहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस होता है। तो इतना करने के बाद इजीली जब आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। देखिए कहां कहां न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सिमिलर होती है। सबसे पहला पॉइंट, दो न्यूक्लियोफाइल है सपोज आपके पास, दोनों न्यूक्लियोफाइल में जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है वो सिमिलर है। तो दो डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल, दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एटम सिमिलर है। अब न्यूक्लियोफिलिक एटम सिमिलर है तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा। समझ में आया? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है। कब? जब न्यूक्लियोफिलिक एटम सिमिलर है दो डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल। देखिए एक सिंपल एग्जांपल से आपको बता रहे हैं। वाटर और एसिटिक एसिड का हम एग्जांपल लेते हैं। एसिटिक एसिड और वाटर में ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो नेचुरली स्ट्रॉन्ग एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इजीली H पॉजिटिव आयन देगा। वाटर तो वैसे भी न्यूट्रल कंपाउंड होता है। तो वाटर वीक एसिड है और एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। अब यहां पर आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट याद है आपको? स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो देखिए वाटर और एसिटिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे एक प्रोटॉन निकाला, ये बना एसीटेट आयन, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। ऐसे ही वाटर से हमने एक H पॉजिटिव निकाला तो क्या बनेगा? OH नेगेटिव, ये वाटर का कॉन्जुगेट बेस है।
तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा और जो वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब OH नेगेटिव स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस है एज कंपेयर टू एसीटेट आयन। अब इस पॉइंट में हमने पहले क्या बोला है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है और साथ साथ OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है एज कंपेयर टू एसीटेट आयन। तो ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना है? जब दो डिफरेंट स्पीशीज हो लेकिन दोनों के न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम, मतलब जहां से लोन पेयर डोनेट होना है वो एटम सेम हो। तो देखिए दोनों में ऑक्सीजन एटम है, न्यूक्लियोफिलिक एटम, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। समझ में आया? दूसरा देखिए, हमने जैसे यहां पहले बताया कि जो बेस होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो आप देखिए वाटर और OH नेगेटिव दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है लेकिन वाटर न्यूट्रल कंपाउंड है और OH नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसी टाइप से एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, एसीटेट आयन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। तो नेगेटिवली चार्ज जो स्पीशीज होगी वो न्यूट्रल कंपाउंड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होगा। समझ में आया? क्योंकि न्यूट्रल है उसके पास लोन पेयर तो है, लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा इजीली वो लोन पेयर अपनी डोनेट कर सकता है। तो OH नेगेटिव वाटर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी। सिमिलरली एसीटेट आयन एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी। समझ में आ गए दोनों पॉइंट? अब थर्ड पॉइंट देखिए, आपको कई बार कंफ्यूजन होता है कि पीरियड में कभी ग्रुप में चेंज हो जाता है, पीरियड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज मैनर में आपको बताई जाएगी, उसको इजीली आप याद रख सकते हैं। तो जब भी हम पीरियड में जब कोई प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो हमेशा हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड। तो देखिए पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों क्या होगी? डिक्रीज होगी, दोनों डिक्रीज होगी। देखिए चार स्पीशीज हैं, मिथाइल कार्बेनियन, अमाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन। अब पोजीशन देखिए, कार्बन 14 ग्रुप का मेंबर है, नाइट्रोजन 15 ग्रुप, ऑक्सीजन 16 ग्रुप, हेलोजन 17 ग्रुप। ठीक है ना? तो हम पीरियड में अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो जैसे जैसे ये एटम सेंट्रल एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है, ऐसे भी आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है, बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों डिक्रीज हो। समझ में आया? अब दो पॉइंट देखिए जहां थोड़े डिफरेंसेस है। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। आप सभी को पता है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब किसी भी अटैकिंग स्पीशीज के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको स्टेरिक हिंड्रेंस हम बोलते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी लेकिन बेसिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। देखिए इसका एग्जांपल सबसे कॉमन, इथाइल अल्कोहल से बना इथॉक्साइड आयन और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से हमने बनाया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। तो इथॉक्साइड आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है क्योंकि यह स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन आप टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन को देखिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस तो है लेकिन ये वीक न्यूक्लियोफाइल। अब स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन में ये जो 3 मिथाइल ग्रुप आप देख रहे हैं ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेंगे, इसको अटैक करने ही नहीं देंगे इजीली। इसके कारण इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर तो जो होगा वो कम हो जाएगा लेकिन प्रोटॉन इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। क्योंकि वैसे भी आप देखिए टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो वीक एसिड है, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शरी अल्कोहल बहुत ही वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड हो गया तो उसका बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग है।
और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम क्यों होगी? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। समझ में आया ये पॉइंट? अब इसके अलावा सॉल्वेंट का नेचर, इसका भी इफेक्ट होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। कैसे होता है देखिए, सॉल्वेंट जनरली दो टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक मतलब पोलर तो है यानी उसका डायपोल मोमेंट है, लेकिन वो प्रोटिक है मतलब प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल में वाटर आएगा, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर तो है लेकिन प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते, वहां पर कोई उतना पोलर बॉन्ड नहीं है हाइड्रोजन के साथ। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे कॉमन जो एग्जांपल है, एक एसीटोन है, आपने दूसरा मिथाइल साइनाइड ये सुना है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन आपको पता है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। देखिए एसीटोन और इसमें क्या डिफरेंस है, एसीटोन में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ये एसीटोन है, ये डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड है। और इसके अलावा डीएमएफ होता है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करेंगे और किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे, मतलब सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और डाउन द ग्रुप यदि हम बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा। फ्लोराइड से बड़ा साइज क्लोराइड का है, उससे बड़ा ब्रोमाइड है, उससे बड़ा आयोडाइड है। तो डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं, किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इनका भी आयोनिक साइज इंक्रीज होगा। तो साइज इंक्रीज होने के साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन बेसिसिटी डिक्रीज होगी। तो यहां पर जो ट्रेंड था पीरियड में उससे अपोजिट हो गया है। फिर आप देखिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों सिमिलर है, दोनों डिक्रीज होते हैं। देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है लेकिन यहां डिक्रीज होती है, और बेसिसिटी यहां डिक्रीज हो रही थी, यहां भी डिक्रीज हो रही है। तो सॉल्वेंट का इंपॉर्टेंस है यहां पर, सॉल्वेंट आपको याद रखना है। तो इतना समझ में आया है सभी को, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों न्यूट्रल भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। डिफरेंस कहां पर है, बेस जो है वो प्रोटॉन पर अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो जनरली कार्बन एटम पर अटैक करता है। एक और डिफरेंस जो आपको याद आ रहा होगा, ये सब समझने के बाद आपको इजीली उससे आप रिलेट करें कि न्यूक्लियोफाइल यदि है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और बेस यदि प्रेजेंट है तो वो इलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। भाई बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। उसके अलावा भी देखिए, ये भी आप तुरंत रिकॉल होगा, न्यूक्लियोफाइल जनरली अल्फा कार्बन एटम पर अटैक करता है, और बेस जो है वो बीटा कार्बन के, बीटा हाइड्रोजन एटम जनरली एब्स्ट्रैक्ट करता है, बीटा हाइड्रोजन एटम को निकालता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, रिमूव करता है। तो न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पर अटैक करता है, बेस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, बेस इलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। तो अब समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और बेस स्ट्रांग होगा तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और बेसिसिटी क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, ये तो समझ में आ गया आपको, है ना। बेसिसिटी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। इसका रिलेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसका रिलेशन रेट कांस्टेंट है। बेसिसिटी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक प्रॉपर्टी। तीन सिमिलरिटी कहां पर है, पहला जब न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है, दो न्यूक्लियोफाइल है, दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होगा। दूसरा नेगेटिवली चार्ज जो स्पीशीज होती है वो न्यूट्रल, अपने ही न्यूट्रल स्पीशीज के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है न्यूट्रल के कंपैरिजन में, तो इजीली वो डोनेट कर पाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी। और तीसरा पॉइंट जहां न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सिमिलर होती है वो है किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों डिक्रीज हो। और दो डिफरेंट पॉइंट क्या बताए थे हमने कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी डिफरेंट हो जाती है। जैसे इथॉक्साइड आयन ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी, लेकिन टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन ये स्ट्रॉन्ग बेस तो है लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहां पर 3 मिथाइल ग्रुप का ऑब्स्ट्रक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। उसके अलावा सॉल्वेंट का इफेक्ट आपको बताया, सॉल्वेंट दो टाइप के, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक के एग्जांपल वाटर, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड। पोलर एप्रोटिक के एग्जांपल एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डीएमएफ, मिथाइल साइनाइड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी लेकिन बेसिसिटी डिक्रीज होगी। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों डिक्रीज होगी, है ना। तो अब इतना करने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी आप पढ़ेंगे या हम डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। क्लियर है सभी को?